हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का पहला एडिटोरियल पढ़ेंगे। ट्रेड केयरफुली इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है भारत सरकार की उस ताकत पे, उस पावर पे जिसको सहारा लेकर के सरकार किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को रिमूव करवा सकती है, ट्विटर से, फेसबुक से और यूट्यूब से। तो ये ताकतें कितनी सही हैं और इनके साथ में क्या जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, बहुत ही सिंपल सा है, इसलिए क्विज को थोड़ा मैंने अच्छा बनाया है। आर्टिकल को सिर्फ ट्रांसलेट मत करने लग जाना, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन पे भी ध्यान देना है। तो टोटल पैकेज है 5-6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे क्लास के लास्ट में, एक ट्राई आप अभी दे सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, ट्रेड केयरफुली। देखिए केयरफुली तो आप जानते ही हैं, सावधानी से, है ना, सतर्कता से। और ट्रेड का मतलब क्या होता है? आपने एक ट्रेडमिल नाम का वर्ड सुना होगा। ट्रेडमिल, ट्रेडमिल वो मिल होती है या वो मशीन होती है जिस पे आप ट्रेड करते हैं, यानी कदम रखते हैं, जिस पे आप चलने की प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो होती है ट्रेडमिल। अब ये ट्रेडमिल वर्ड जो बना है, ये ट्रेड नाम की वर्ब से बना है। ट्रेड का मतलब होता है कदम रखना, आगे बढ़ते जाना। तो करेक्ट, ट्रेड करना है, आगे बढ़ना है, बहुत ही सावधानी के साथ में, किसी भी तरह की जल्दबाजी या किसी भी तरह के गलत काम नहीं करने हैं। अब ये ट्रेड नाम का वर्ड आप देख सकते हैं, वॉक करना, मूव करना, और इसके लिए एक एडवांस वर्ड है स्ट्राइड करना। आगे चलते हैं ना, कदम रखते हैं, तो ट्रेड करना भी बोल सकते हैं और स्ट्राइड करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी से ट्रेडमिल नाम का वर्ड बना है, मैंने आपको बता दिया। अब देखो, इससे एक इडियम भी बनती है, ट्रेड वाटर। एक बार अपने दिमाग को थोड़ा सा चला के देखो, ट्रेड वाटर का क्या मीनिंग होगा? चलना पानी पे, यानी पानी पे चलना नहीं। अगर आप एक स्विमर हैं तो आप जानते होंगे, आप पानी के अंदर खड़े रह सकते हैं अगर पाँवों को हिलाते रहें और अपने हाथों को गोल गोल घुमाते रहें। इसी को बोलते हैं ट्रेड वाटर करना। पानी के अंदर पाँव चल रहे हैं लेकिन आप अपनी जगह पे खड़े हैं, आप डूब नहीं रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, पीछे नहीं आ रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो ट्रेड वाटर का मतलब पता है क्या होता है? जिंदगी में टू मेक नो प्रोग्रेस। किसी भी काम में अगर फंस गए हैं ना आप, तो आप बोल सकते हैं आई एम ट्रेडिंग वाटर। मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसे पानी में पांव चलाने वाला तैराक, मैं ना आगे जा रहा हूं ना पीछे आ रहा हूं, है ना, ट्रेड वाटर। याद रहेगी इडियम हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं। वोकैब से खेलना सीखो, रियल लाइफ से कनेक्ट करना सीखो, इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग है। करे पावर टू रिमूव ऑनलाइन कॉन्टेंट मस्ट बी यूज्ड स्पेरिंगली, कोमा रिस्पॉन्सिबली। करे जो ताकत है, जो पावर है, कौन सी भाई? रिमूव करने वाली, हटाने वाली। और किसको? ऑनलाइन कंटेंट को। कह रहा है ये जो ताकत है ना, पोस्ट हटाने वाली, ट्वीट हटाने वाली, ये ताकत इस्तेमाल की जानी चाहिए, मस्ट बी यूज्ड। पैसिव वॉइस बना हुआ है, मॉडल वर्ब प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस ताकत का इस्तेमाल होना ही चाहिए, एक तो स्पेरिंगली और दूसरा रिस्पॉन्सिबली। रिस्पॉन्सिबली एक एडवर्ब है, इसका मतलब है जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। स्पेरिंगली भी एक एडवर्ब है, इसका मतलब है इनफ्रीक्वेंटली, छोड़ छोड़ के। ऐसा नहीं है रोज सुबह शाम दिन रात सरकार लगी हुई है कि ये ट्वीट हटा दो, ये पोस्ट हटा दो। छोड़ छोड़ के यूज करो इस ताकत को, जब बहुत ज़्यादा जरूरत हो तभी इसको इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है, समझ गए ना, फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना। स्पेरिंगली का मतलब होता है इनफ्रीक्वेंटली या नॉट वेरी ऑफन। चलो आपके लिए एक नया वर्ड हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट आपका पावर, वर्ब है मस्ट बी यूज्ड। सब्जेक्ट वर्ब को ग्रीन और पिंक कलर में मार्क करते, जो मैंने मार्क किया है इसको ध्यान करते जाना। अगर मुझसे कोई ऐसा पूछे ना, सर मुझे 2 मिनट में इंग्लिश सीखने का नुस्खा बताओ, तो मैं उसको यही बोलूँगा, आप सब्जेक्ट और वर्ब पहचानना सीख लो, आइडेंटिफाई करना सीख लो। इंग्लिश में आपका 70% गेम यहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए अब इस आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में मॉक टेस्ट के लिए आप सभी को मैं रेफर करता हूँ textbook.com। आपने रिसेंटली फील किया होगा कि टेक्स्ट बुक का जो पास है, 400 रुपये का पास अब हो चुका है 500 रुपये का। अब जिन लोगों ने पुराने प्राइसेस को मिस कर दिया था, बहुत ही अच्छा मौका है अगले 2 दिनों के लिए, सीधे सीधे आधी कीमत पे आप 1 ईयर पास को अवेल कर सकते हैं। याद रखें 2 दिन का ऑफर है ये। टेक्स्ट बुक के लिंक पे जाओ, कमेंट सेक्शन में रखा है। 400 रुपये का पास आपको दिखाएगा 299 में। इस प्राइस पे ले लेना डिस्काउंट, जाना कूपन कोड लगाना YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करोगे 299 वाला पास भी आपको मिलेगा 270 के अंदर। 49,000 मॉक टेस्ट हैं, 600 एग्जाम कवर्ड हैं, सिंगल पास है, 1 साल की वैलिडिटी है, 2 दिनों का ऑफर है। पैसे को सेव करें, अगर वास्तव में टेक्स्ट बुक पास लेने वाले थे, दिस इज द राइट टाइम। चलो वो कैब देख लेते हैं। SSC की स्ट्रेटजी आज से 3-4 दिन पहले आ चुकी है। एग्जाम्स अभी 3 महीने दूर हैं, तो तैयारी शुरू कर दो, अभी टाइम बीता नहीं है। बैंकिंग एग्जाम्स की स्ट्रेटजी पड़ी है YT ऐप पे, जाके ऐप को डाउनलोड करो, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, फ्री स्ट्रेटजी है, जाके देख सकते हो। कोर्सेज भी मिल जाएंगे लेकिन स्ट्रेटजी फ्री है, वो तो देख ही लो जाकर के।
आज के वर्ड्स देख लेते हैं। वर्ड्स हैं सर आज के इनग्रेस, पोटेंट, ऑस्टेंसिबल, डिसेमिनेशन और एक आधा और होगा। इनग्रेस का मतलब होता है अंदर ग्रेस करना। आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रांसग्रेशन, ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। ट्रांस का मतलब है पार, एग्रेशन का मतलब है आपकी हिंसा, है ना, आपके अंदर का गुस्सा। गुस्से में किसी चीज़ को पार कर दिया आपने, फोर्सफुली एंट्री कर दी, बस वही है ट्रांसग्रेशन। आपको गुस्सा आया, आप मेरे घर में आ गए और मुझे पीटने लगे, तो आपने क्या किया? ट्रांसग्रेशन किया, वायलेशन किया, समझ गए ना। तो ट्रांसग्रेशन का ही सिनोनिम है इनग्रेस, अंदर इन जाकर के ग्रेस कर दिया, एग्रेशन दिखा दिया। अ फोर्सफुल एंट्री इज कॉल्ड इनग्रेस। वी यूज ग्लास डोर्स इन एयर कंडीशन रूम्स टू स्टॉप द इनग्रेस ऑफ आउटसाइड हीट। हम कांच के दरवाजों का इस्तेमाल करते हैं, ग्लास डोर्स को यूज करते हैं एसी लगे हुए कमरों में, एयर कंडीशन रूम्स में, ताकि रोक पाएं जबरन एंट्री को, इनग्रेस को, बाहर से आने वाली हीट की, गर्मी की। समझ में आएगा वर्ड? चलो नेक्स्ट वर्ड है पोर्टेंट। पोर्टेंट का मतलब होता है किसी चीज का निशान यानी कि साइन बनना। जैसे बादल पोर्टेंट करते हैं बारिश को, जैसे अब जैसे वैसे लगा लेना तैसे, है ना, बता दिया आपको मीनिंग, किसी भी चीज़ का साइन कैसे आता है। जैसे हवा जो है पोर्टेंट करती है तूफान को, तो इसको फोरकास्ट या प्रेडिक्ट करना भी बोल सकते हैं। प्रोग्नोस्टिकेट, ऑगर, फोरटेल, फोरबोर्ड, प्रेसेज, ये सारे इसके एडवांस सिनोनिम है। कभी कोई आर्टिकल में आता है, कभी कोई आर्टिकल में आता है। तो आ जाएगा पोर्टेंट। इंक्रीज्ड सेल्स पोर्टेंट ग्रोथ फॉर द कंपनी। बढ़ी हुई बिक्री साइन है, एक निशान है विकास का, ग्रोथ का कंपनी के लिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का हिंदी मीनिंग होता है जग जाहिर। क्या होता है? जग जाहिर, है ना। एपरेंट हो, क्लियर हो, एविडेंट हो, सीमिंग हो, वही होता है ऑस्टेंसिबल। ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑस्टेंसिबल रीजन बिहाइंड, क्या लिख दिया मैंने, इसको मुझे लिखना चाहिए पोल्यूशन, ठीक है, मैन मेड पोल्यूशन। मैन मेड पोल्यूशन इज द ऑस्टेंसिबल रीजन बिहाइंड द ग्लोबल वार्मिंग। चलो ये ऑस्टेंसिबल समझ गए ना, जग जाहिर। रात में रुक करके जग करके वीडियोस बना रहा हूँ मैं, सुबह ऑफिस जाना होता है, इतना टाइम भी नहीं होता कि दिन भर में उनको मैं एडिट कर सकूँ, इसलिए शाम को 4-5 बजे एडिट करके 6 बजे यूट्यूब पे डालता हूँ। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं। 10% मेरी मेहनत अगर आप करने लगो तो बड़ा इजीली एग्जाम क्लियर हो जाए। मेहनत पे विश्वास रखो अपनी। अगला वर्ड है डिसेमिनेशन। इसका मतलब होता है चीज़ों को आगे फैलाना, और ख़ास करके इंफॉर्मेशन को, न्यूज़ को, है ना, किसी तरह की बातचीत को, इसलिए इसको स्प्रेड या सर्कुलेशन भी बोलते हैं। प्रोपोगेशन और एडवर्टीजमेंट इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड बनी है डिसेमिनेट नाम की वर्ब से। डिसेमिनेट मतलब फैलाना, डिसेमिनेशन मतलब फैलाव। डिसेमिनेशन ऑफ फेक न्यूज़ इज अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया। फैलाने का जो काम है झूठी खबर को, भारत में एक पनिशेबल ऑफेंस है। लास्ट वर्ड है ट्रेड। ये मैंने अभी अच्छे से आपको करवा दिया। ट्रेड वाटर नाम की ईडियम भी आप देख चुके हो। जिंदगी में आगे प्रोग्रेस ना करना, ट्रेड वाटर करना। तो ट्रेड का मतलब होता है मेक अ स्टेप, स्ट्राइड कर लेना इसको, स्ट्राइड एंड वॉक, ठीक है, स्ट्राइड एंड वॉक। चलिए एक सेंटेंस बनाएंगे इस पे। बाय कंप्लेनिंग अगेंस्ट हर बॉस शी इज ट्रेडिंग डेंजरस ग्राउंड इन हर करियर। अपने बॉस के खिलाफ कंप्लेन करके वो बहुत मुश्किल रास्ते पे चल रही है, ट्रेड डेंजरस ग्राउंड कर रही है अपने करियर में। डेंजरस ग्राउंड मतलब खतरनाक रास्ता, तो खतरनाक रास्ते पे, खतरनाक मोड़ पे है अपने करियर के अंदर। 5 वर्ड्स है, डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे। आर्टिकल की समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। स्पाइडरमैन मूवी आपने देखी होगी, उसमें पीटर पार्कर के अंकल बोलते हैं बड़ी ताकत के साथ में बड़ी जिम्मेदारी आती है। सुना होगा ना आपने डायलॉग, बस यही इस आर्टिकल की समरी है। सरकार के पास ताकतें हैं बड़ी बड़ी, किसी का भी ऑनलाइन कंटेंट रिमूव करवा सकती है ना, ट्विटर से, यूट्यूब से, फेसबुक से, और सरकार इस ताकत को यूज़ भी करती है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इसको बहुत ही संयम के साथ बरतना है, ऐसा ना हो इन ताकतों का सरकार दुरुपयोग करे और कल को ये ताकतें सरकार के ऊपर शोभा ना दे। बस आज इसकी यही समरी है। कुछ आपको किस्से बताएगा, कुछ कहानियां बताएगा। आज की टोन है सही और गलत के बीच का फैसला करने वाली। ऐसी टोन को बोलते हैं एथिकल, या इसको बोलते हैं राइचियस, ठीक है। बस बताया जा रहा है ना सरकार को क्या करना चाहिए, जब चाहिए की बात आ जाए तो एथिकल या राइचियस। सजेस्टिंग भी बोल सकते हैं, बेसिकली 2 टोन्स है। चलिए आर्टिकल को शुरू करेंगे। कह रहे द गवर्नमेंट्स ऑर्डर आस्किंग यूट्यूब टू रिमूव 45 वीडियोज फ्रॉम 10 चैनल्स कैन बी सीन एज अ जस्टिफाइड रिस्पॉन्स। कह रहे सरकार का जो आदेश है, ऑर्डर है। अच्छा भाई कौन सा आदेश? आस्क करने वाला, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कह रहा है वो ऑर्डर है जो आस्क करता है, जो कहता है। और क्या कहता है, किसको कहता है? यूट्यूब को कहता है कि वो हटा दे, रिमूव कर दे। और किसको? 45 वीडियोस को। और कहाँ से? 10 चैनलों से।
कह रहा है इस प्रकार का जो ऑर्डर है ना, इस तरह की बात करने वाला, इसको देखा जा सकता है, कैन बी सीन, पैसिव वॉइस के अंदर। और कैसे देखा जा सकता है? एक जस्टिफाइड रिस्पॉन्स की तरह, एक सही प्रतिक्रिया के तौर पे। जस्टिफाइड मतलब जो सही ठहराया जा सके, जो अप्रोप्रिएट हो। रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया। अब ये प्रतिक्रिया किसके सामने? ये है उस बढ़ती हुई चिंता के सामने, ग्रोइंग कंसर्न के सामने। ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, कंसर्न मतलब चिंता। और ये चिंता किसके ऊपर है? ओवर लगा के बता रहा है। ये चिंता है प्रोपगेशन के ऊपर, ये चिंता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, डिसेमिनेशन के ऊपर। और डिसेमिनेशन या फैलाव है हेट और कम्युनली सेंसिटिव मटेरियल का, नफरत और सांप्रदायिक तौर पे संवेदनशील जो है कंटेंट का। और ये सारा मटेरियल कहाँ प्रोपगेशन हो रहा है, इसका कहाँ फैलाव हो रहा है? ओवर द फ्री वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, इस मुफ्त में वीडियो को शेयर करने वाली वेबसाइट पे, यानी कि यूट्यूब पे। सेंटेंस लंबा है, इतना ही पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। सरकार का ऑर्डर है इस प्रकार का, इसको देखा जा सकता है सही प्रतिक्रिया के तौर पे। और ये प्रतिक्रिया है उस बढ़ती हुई चिंता के सामने जो है फैलाव की, एक तो घृणा भरे, नफरत भरे, और दूसरे सांप्रदायिक तौर पे संवेदनशील मटेरियल के ऊपर। और ये सारा मटेरियल आता है इस फ्री यूट्यूब जो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट पे, जिसका नाम है यूट्यूब। कह रहा ये तो ठीक है, कह रहा बट लेकिन द फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज ऑफ सच अ पावर इज नॉट विदाउट कंसर्न्स। कह रहे लेकिन जो बार बार एक्सरसाइज जो है ना, जो उपयोग जो है, जो इस्तेमाल जो है ऐसी पावर का, ताकत का, वो विदाउट कंसर्न्स नहीं है, बिना चिंताओं के नहीं है। पावर है, सरकार यूज कर रही है, जस्टिफाइड है, बार बार यूज कर लिया तो ये गलत होगा। सेंटेंस समझ में आ गया? ऑर्डर की वर्ब है कैन बी सीन पैसिव वॉइस में, एक्सरसाइज और पावर की वर्ब है इज। अच्छा, अब देखने वाली चीजें क्या है इसमें? ऊपर आपने वर्ड देखा स्पेरिंगली, इसका मतलब होता है नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, इसका बिल्कुल उल्टा है फ्रीक्वेंट। दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। प्रोपगेशन आपने देख लिया, स्प्रेडिंग, सर्कुलेशन, डिसेमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सूचना का, खबर का, इंफॉर्मेशन का, है ना, या किसी भी गॉसिप का। तो इन सब के फैलाव को बोलते हैं ये। प्रोपगेशन से ही वर्ड बनता है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा क्या होता है? झूठी खबर, आधी अधूरी खबर को बोलते हैं प्रोपेगेंडा। चलो और आगे बढ़े। आपके दिमाग में सवाल आया होगा, सर ये एक्सरसाइज का मतलब इस्तेमाल कैसे हुआ? पावर का अगर इस्तेमाल करना था तो यूज लिख देते। देखो कभी कभी कुछ वर्ड्स के साथ में दूसरे वर्ड फिक्स होते हैं। पावर के इस्तेमाल के लिए दो वर्ड फिक्स हैं, लिख लेना सभी लोग। एक तो है एक्सरसाइज और एक है विल्डिंग। पावर को यूज करते हैं ना, तो उसके लिए अंग्रेजी में दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक्सरसाइज ऑफ पावर और विल्डिंग ऑफ पावर। एक्सरसाइज का मतलब है अच्छा इस्तेमाल, विल्डिंग का मतलब है थोड़ा सा नेगेटिव फॉर्म में। चलो आगे कह रहे हैं जी, द मिनिस्ट्री ऑफ IT इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग INB हैज आस्क्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द कंटेंट इन दीज वीडियोस बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस इनपुट्स। कह रहे जो मिनिस्ट्री है हमारी IB की, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की, इसने आस्क फॉर किया है, इसने डिमांड किया है या रिक्वेस्ट किया है। और किसका भाई? इसने डिमांड किया है रिमूवल का इस कंटेंट के, इन वीडियोस के। और कहाँ पे कंटेंट? इन वीडियोस के अंदर जो रखा हुआ है। अब ये कैसे डिमांड किया है? ये डिमांड किया है आधार पे, बेस्ड ऑन जो है इंटेलिजेंस इनपुट्स का, हमारी रो, NIA, जो भी इंटेलिजेंस जो है एजेंसी, उनके इनपुट्स के आधार पे। एंड द ऑस्टेंसिबल रीजंस आर नॉट लिमिटेड टू डिसेमिनेशन ऑफ हेट अगेंस्ट रिलीजियस कम्युनिटीज। और कह रहे जो जग जाहिर रीजंस हैं, ऑस्टेंसिबल कारण हैं, और किसके? इस पूरी बात के। कह रहे वो सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, फैलाव के तक, डिसेमिनेशन तक, जो है हेट का, नफरत का, रिलीजियस कम्युनिटीज के खिलाफ। तो मिनिस्ट्री ने इंटेलिजेंस के आधार पे बोला है कि इसको हटाओ। और मिनिस्ट्री का ये कहना है, जग जाहिर रीजन ये हमारे सामने है कि सिर्फ रिलीजियस कम्युनिटी के लिए हेट की बात नहीं है, इससे भी ज़्यादा बढ़ के इन वीडियोज़ में कुछ होगा। मिनिस्ट्री सरकारी है तो M बड़ा, I बड़ा, B बड़ा, ऑफ का O छोटा क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है, एंड का A छोटा क्योंकि A कंजंक्शन है। कंजंक्शन और प्रेपोजिशन को प्रॉपर नाउंस में छोटा रखा जाता है, फर्स्ट लेटर को, बाकी सब बड़े हैं। द आगे लगा हुआ है, सरकारी मिनिस्ट्री है, सरकार की किसी भी संस्था के आगे द लगाया जाए। इसकी वर्ब है हैज आस्क्ड फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। रीजंस की वर्ब है आर। ऑस्टेंसिबल मतलब जग जाहिर। डिसेमिनेशन, प्रोपगेशन, स्प्रेडिंग, सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं किसी चीज़ को फैलाने के। चलो अब एक ग्रामर का रूल है, फटाफट से आपको दिखा देते हैं। कहाँ गया यार? ये रहा। रूल आपके सामने है, पिछले 2 वीक में 3 बार हो चुका है। एक बार 10 सेकंड लो और इन सेंटेंसेस को सही करके दिखाओ। वीडियो को पॉज कर लो, आराम से कोशिश करो एक बार सही करने की। रूल कर चुके हो आप, पहले कई बार कर चुके हो। चलो रूल ये है कि 4 वर्ब्स आपको याद रखनी है। ये चारों वर्ब्स एक दूसरे की सिनोनिम्स हैं। कंप्राइज और कंसिस्ट एक दूसरे के सिनोनिम, सीक और लुक फॉर एक दूसरे के सिनोनिम, ऐसे ही ऑपोज और ऑब्जेक्ट और रिक्वेस्ट और आस्क फॉर। लेकिन इनमें एक पेंच है। पेंच क्या है? आस्क के बाद में 4 आएगा, लेकिन डिमांड रिक्वेस्ट के बाद में 4 नहीं आएगा।
लुक के बाद में फोर आएगा लेकिन सीक के बाद में फोर नहीं आएगा। कंसिस्ट के बाद में ऑफ आएगा लेकिन कंप्राइज के बाद में ऑफ नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में टू आएगा लेकिन अपोज के बाद में टू नहीं आएगा। बाकी सब ठीक है, इनका सिनोनिम है एक दूसरे के, पर इधर वाली लेफ्ट वाली वर्ब कोई प्रेपोजिशन अपने बाद में नहीं लेती, ट्रांजिटिव वर्ब्स है। एक बार तो इनको सही कर देते हैं, पहले इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, ऐसे इसको और ऐसे इसको। अब इसी पे बनते हैं क्वेश्चंस, बना के देखें। द पुलिस सीकिंग फॉर द थीव्स वर वैंडरिंग द स्ट्रीट्स। पुलिस वाले जो सीक फॉर कर रहे थे थीव्स को, या पुलिस वालों ने तलाशते हुए चोरों को, सीक फॉर करना मतलब तलाशना, तलाशते हुए चोरों को वो वेंडर कर रहे थे, घूम रहे थे, धक्के खा रहे थे गलियों में। वेंडर करने का मतलब होता है भटकना, तो पुलिस वाले भटक रहे थे गलियों में। ये पूरा पीपीएसए फ्रेज है। सीकिंग फॉर का मतलब है जब पुलिस वाले भटक रहे थे तब पुलिस वाले ढूंढ भी रहे थे थीव्स को। सीक के बाद में फोर आता है क्या? नहीं आता। या तो लगा दो लुकिंग फॉर, या तो लिख दो लुकिंग फॉर, या फिर सीकिंग के बाद का फोर निकाल दो। द बुक कंप्राइज्ड ऑफ मैनी शॉर्ट स्टोरीज। बुक जो है मिल करके बनी थी कई छोटी छोटी किताबों जो है स्टोरीज की। या तो यहाँ पे लिख दो कंसिस्टेड ऑफ, और अगर कंप्राइज लिख रहे हो तो ऑफ को निकाल दो। द बुक वॉज कंप्राइज्ड ऑफ मैनी शॉर्ट स्टोरीज। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पेज है, ये जो कंप्राइज और अपोज्ड वर्ड है ना, ये और ये, इनकी थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव बन जाए, जब ये एडजेक्टिव बन जाए तो इनके बाद में प्रेपोजिशन आती है। समझ में आ रही है बात? कंप्राइज वर्ब तो नहीं लेगी अपने बाद में प्रेपोजिशन को, अपोज वर्ब तो नहीं लेगी अपने बाद में प्रेपोजिशन को, लेकिन कंप्राइज्ड जब एडजेक्टिव बन जाए, अपोज्ड जब एडजेक्टिव बन जाए, तब इसके बाद में प्रेपोजिशन लग जाती है। द बुक वॉज कंप्राइज्ड ऑफ मैनी शॉर्ट स्टोरीज, यहाँ पे ऑफ बिल्कुल ठीक है। वैसे द स्टूडेंट अपोज टू द सडन चेंजेस इन देयर एग्जाम सिलेबस। स्टूडेंट्स ने अपोज किया अचानक से होने वाले चेंजेस का अपने एग्जाम के सिलेबस में। तो यहाँ पे अपोज के बाद में टू गलत है, अपोज तो यहाँ पे वर्ब है। लेकिन यहाँ देखो, द स्टूडेंट्स वर अपोज टू द सडन चेंजेस इन देयर एग्जाम सिलेबस। स्टूडेंट्स खिलाफ थे सडन चेंजेस के अपने एग्जाम के सिलेबस में। यहाँ पे अपोज्ड एक एडजेक्टिव है, टू को रखना जरूरी है। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर मैं कैसे पहचानूंगा एडजेक्टिव है? यहाँ पे आप बोल रहे हो वर्ब है, यहाँ पे बोल रहे हो एडजेक्टिव है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, इन दोनों वर्ब्स के आगे इज एम आर वॉज वर आ जाए तो ये मोस्टली जो है ना एडजेक्टिव ही होंगी, क्योंकि ये वर्ब नहीं बन सकती है। वॉज कंप्राइज्ड पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, वॉज अपोज्ड पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। स्टूडेंट्स को अपोज करवाया गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। बुक को कंप्राइज करवाया गया, तो एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक स्टेट बता रहा है कंप्राइज और अपोज्ड, इसलिए इसको हमें एडजेक्टिव मानेंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखें, इन दोनों वर्ब्स के आगे इज एम आर वॉज वर मिल जाए, दे बिकम एडजेक्टिव्स। तो ये फॉर्मूला का थोड़ा सा एक्सटेंशन करवाया आपको आगे आज के क्विज में कॉन्सेप्ट आएगा। चलो आगे बढ़े। कह रहा दे ऑल्सो रिलेट टू इश्यूज द गवर्नमेंट कंसीडर्स सेंसिटिव। कह रहे ये जो सारे वीडियोस हैं, जो कंटेंट है, ये साथ ही साथ रिलेट टू करते हैं, जुड़े हुए हैं उन मुद्दों से जिसको सरकार कंसीडर करती है संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव। अब कौन से मुद्दे हैं ये कॉलम के बाद बता रहे हैं। रेफरेंसेस टू कश्मीर, कश्मीर की तरफ के इशारे। द अग्निपथ स्कीम, ये स्कीम की बात हो रही है, आप जानते हैं इसको। एंड what it says are false claims about the rights of religious minorities। कह रहा है और ऐसी चीज जिसको इट ये कहता है, इट मतलब सरकार ऐसा कहती है कि वो झूठे क्लेम्स हैं, झूठे दावे हैं राइट्स को लेके, हकों को लेके रिलीजियस माइनॉरिटीज के। और कह रहा है वो राइट्स बीइंग टेकन अवे, जो टेक अवे किए जा रहे हैं। एंड लास्ट में डिसेमिनेशन ऑफ मटेरियल पोर्टेंडिंग सिविल वॉर, ऐसे मटेरियल का फैलाव, ऐसे मटेरियल की स्प्रेडिंग जो पोर्टेंड करे, जो प्रिडिक्ट करे, एक निशान बने सिविल वॉर का, गृह युद्ध का। तो ये सब चीजें हो रही हैं 10 वीडियो में। सिर्फ रिलीजियस हार्मनी नहीं बिगाड़ रहे हैं, कभी इनमें कश्मीर की बात होती है, कभी इनमें अग्निपथ स्कीम की बात होती है, कभी ऐसा बोलते हैं सरकार के हिसाब से झूठे क्लेम्स हैं ये कि रिलीजियस माइनॉरिटीज के सारे हक उनसे छीने जा रहे हैं। और कभी कभी ये बोला जाता है कि भारत में सिविल वॉर होने वाली है, ऐसे मटेरियल को डिसेमिनेट किया जाता है। दे की वर्ब रिलेट टू हो गई, इट की वर्ब सेज हो गई, वट की वर्ब आर हो गई। रेफरेंस टू मतलब हिंट या इशारा। चलो पोर्टेंडिंग देख चुके हो ना, फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिंग, आगे की जो है भविष्यवाणी करना कहलाता है पोर्टेंड करना। कह रहे इफ दीज क्लेम्स आर ट्रू एंड इफ द कंटेंट ट्रांसग्रेसेस द बाउंड्रीज ऑफ फ्री स्पीच और थ्रेटन्स पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। कह रहा है अगर ये क्लेम्स सच हैं, इफ द क्लेम्स आर ट्रू, कह रहा है और अगर कंटेंट जो है ट्रांसग्रेस करता है, ट्रांसग्रेस याद है ना, इनग्रेस, ट्रांसग्रेस वायलेट करना, ये कंटेंट उल्लंघन करता है बाउंड्रीज का, सीमाओं का, अभिव्यक्ति के अधिकार की, फ्री स्पीच की, और ये थ्रेटन करता है, चुनौती देता है पब्लिक ऑर्डर को, समाज में शांति को। कह रहा अगर ऐसा है ना, और सिक्योरिटी को भी, तो कह रहा सच टेक डाउन्स ऑर्डर्स मस्ट मे बी जस्टिफाइड। ये जो टेक डाउन के ऑर्डर हैं, टेक डाउन मतलब किसी चीज़ को नीचे गिराना, किसी कंटेंट को रिमूव करना,
तो ये जो टेक डाउन के ऑर्डर्स हैं सरकार के, ये हो सकते हैं जस्टिफाइड, ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आगे बात समझ में, सरकार के ऑर्डर को सही ठहरा रहा है। क्लेम्स की वर्ब है आर, कंटेंट की वर्ब है ट्रांसग्रेसिस एंड थ्रेटन्स, टेक डाउन ऑर्डर्स की वर्ब है मे बी। कौन सा कंडीशनल बना हुआ है जी यहाँ पे, कौन सा बना हुआ है, फर्स्ट कंडीशनल। इफ दिस हैपन्स दिस विल बी हैपन, दिस मे हैपन, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, इंडेफिनिट टेंस आ रहा है ना, तो ये बन गया जो है सिंपल, जो है जो फर्स्ट कंडीशनल। चलो और कुछ देखने वाला है नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ एवर द मैनर ऑफ देयर पासिंग रिमेन्स एन अनरिवील्ड प्रोसेस। कह रहा है लेकिन यह हालांकि जो तरीका है इन ऑर्डर्स के पास करने का, वो तरीका बना हुआ है आज भी एक ऐसी प्रोसेस जिसको रिवील नहीं किया गया, जिसका खुलासा नहीं किया गया, एक गुप्त प्रोसेस है। कह रहा है क्योंकि एज इट इज़ नॉट नोन इफ द ओरिजिनेटर्स ऑफ कंटेंट वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी। कह रहा है क्योंकि ये अभी भी नहीं पता है, इट इज़ नॉट नोन, कि जो ओरिजिनेटर्स हैं, जो लिखने वाले हैं, इस कंटेंट को बनाने वाले हैं, उनको दिया गया था या नहीं दिया गया था एक मौका या अपॉर्चुनिटी। और किस लिए, टू एक्सप्लेन देयर स्टैंड, अपने स्टैंड को एक्सप्लेन करने के लिए। और किसके सामने या किसके पहले, बिफोर द ब्लॉकिंग ऑर्डर्स वर इशूड, इससे पहले कि उनको ब्लॉक करने के ऑर्डर्स इशू किए गए थे। आ रही बात समझ में। तो उनको पास करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ट्रबलसम है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जब इन ऑर्डर्स को पास किया था तो जिन लोगों ने ये कंटेंट बनाया है उनको मौका मिला था या नहीं मिला था अपनी बात को रखने का। चलो सब्जेक्ट वर्ब दिखा देते हैं आपको, कहाँ है। मैनर की वर्ब है रिमेन्स, ओरिजिनेटर्स की वर्ब है वर गिवन, ऑर्डर्स की वर्ब है वर इशूड पैसिव वॉइस में। और कुछ देखने वाला है नहीं इसमें, है ना। कह रहा है द सेक्शन 69 ऑफ द IT एक्ट विच एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू ब्लॉक कंटेंट वॉज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कह रहा है सेक्शन 69A जो है IT एक्ट का, कह रहा है वो सेशन जो एम्पावर करता है, ताकत देता है, और किसको, हमारी सरकार को। और क्या ताकत देता है, ब्लॉक करने की कंटेंट को। कह रहा है ये जो सेक्शन है ना, इसको मेंटेन किया गया था, बनाए रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था इसको पैसिव वॉइस लगा के, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इसको गिरा देती। अच्छा कब बनाए रखा सुप्रीम कोर्ट ने, आफ्टर इट नोटेड दैट द रूल्स प्रोवाइडेड प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। जब सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया, इस चीज़ को समझा कि जो कानून में नियम है, जो सेक्शन 69A के अंदर ये देते थे पूरे प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को, प्रोसेस को लेकर के, प्रोसीजर को लेकर के पूरी जो है सुरक्षा को। अब इसमें क्या शामिल है सेफगार्ड्स में, इंक्लूडिंग द नीड टू इशू नोटिस टू द ओरिजिनेटर और द इंटरमीडियरी बिफोर अ ब्लॉकिंग ऑर्डर। ये वो सेफगार्ड्स हैं जिसमें शामिल है वो ज़रूरत जो है इशू करने की, एक कारण बताओ नोटिस को, या तो उस वीडियो के क्रिएटर को, ओरिजिनेटर को, या फिर इंटरमीडियरी को, ऐसी संस्था को जो उस वीडियो को पब्लिश कर रही है, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है। और कब, एक ऑर्डर को, ब्लॉक ऑर्डर को से पहले। देखो सेंटेंस लंबा है, मैं मानता हूँ, ये देखो इतना लंबा सेंटेंस है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, बड़ा आसान सा सेंटेंस है। ये 69A एक्ट है, ये पूरी ताकत देता है सरकार को कि कुछ भी ब्लॉक करवा दे। इस एक्ट को ना सुप्रीम कोर्ट गिराने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया, इसको मेंटेन रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलो, इस एक्ट को बोला कि तुम जो है मेंटेन रहोगे, चलते रहोगे। और कब कहा, सिर्फ इस चीज़ को पक्का करने के बाद, ओनली आफ्टर। क्या पक्का करने के बाद, जब इसने नोट कर लिया ना सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें जो रूल बने हुए हैं वो बहुत ही अच्छे से प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को देते हैं, इस एक्ट का मिसयूज नहीं किया जा सकता, सेफगार्ड्स इसमें लगे हुए हैं। अब इन रूल्स में क्या शामिल है, जिसमें शामिल है वो ज़रूरत जो है सरकार द्वारा इशू किए जाने की एक नोटिस को, या तो कंटेंट के क्रिएटर को या कंटेंट को छापने वाली वेबसाइट को। और कब, इससे पहले कि उस कंटेंट का ब्लॉकिंग ऑर्डर निकाला जाता है। तो सबको मौका मिलेगा बात रखने का, उसके बाद कोई कंटेंट हटाया जाएगा। स्ट्रक्चर समझे। एक्ट की वर्ब है वॉज, अपहेल्ड। अपहेल्ड का मतलब होता है मेंटेन करना, बनाए रखना, प्रिजर्व रखना। इसका बिल्कुल उल्टा है खारिज करना। कोर्ट को लगा काम का नहीं है तो खारिज कर देगी, खारिज को बोलते हैं रूल आउट, सेट या ले असाइड। इसको एब्रोगेट भी बोलते हैं, एन्यूअल भी बोलते हैं। एब्रोगेट वर्ड आप अच्छे से जानते हैं, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, धारा 370 को हटाए जाने का पूरा प्रकरण समझते हैं ना, एब्रोगेशन वर्ड आप यहाँ से पकड़ पाएंगे। चलो और कुछ देखने वाला है नहीं। इंटरमीडियरी हो गया, बीच में काम करने वाला है ना, जो कंपनी वंपनी जो भी है, जिस पे काम जो पूरा छप रहा है, जिस पे वीडियो पब्लिश हो रही है। आ जाओ, अब ये बताएगा सरकार की जिम्मेदारी है। कह रहा द लेटेस्ट ऑर्डर इन्वॉक्स द IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। कह रहा है जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है ये इन्वोक करता है, जगाता है, एक्टिवेट करता है। इन्वोक करना मतलब एक्टिवेट करना, इस वाले रूल्स को 2021 के, जिनका ये इतना बड़ा सा नाम है। पिछले साल आए थे ये रूल्स, है ना। ऑर्डर की वो इन्वोक्स। कह रहा है इट हैज़ अ प्रोसीजर बाय विच
एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी कंसीडर्स कंप्लेंट्स। कह रहा है इस ऑर्डर के अंदर एक प्रोसीजर है, इनफैक्ट रूल्स की बात हो रही है यहाँ पे। कह रहा है इन रूल्स में एक प्रोसीजर है और क्या कह रहा है, जिसके जरिए बाय विच एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है। इंटर डिपार्टमेंटल मतलब कई डिपार्टमेंट के बीच में बनी हुई कमेटी, जिसमें आईटी डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना। कह रहा है एक ऐसा प्रोसीजर है इसमें जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच बनी हुई एक जो कमेटी है वो कंसीडर करती है शिकायतों को, यानी कि कंप्लेंट्स को। अब ये कौन सी कंप्लेंट्स है? एक तो ये कंप्लेंट्स है ऑन कंटेंट, और दूसरा ये करती है काम, क्या करती है, मेक करती है रिकमेंडेशंस को। आगे बात समझ में? तो कमेटी बनेगी, कंप्लेंट को सुनेगी, सुनने के बाद में अपनी रिकमेंडेशन को मेक करके बताएगी कि कंप्लेंट का क्या फैसला होगा। इट की वर्ब है हैज, एक सेकेंड रुकना, इट की वर्ब है हैज। अच्छा, कमेटी की वर्ब है कंसीडर्स, दूसरी वर्ब है मेक्स, दोनों वर्ब जुड़ी हुई हैं एंड से। इट किसके लिए आया? इन रूल्स के लिए आया। टेक्निकली इनके लिए दे यूज होना चाहिए। आईडी रूल्स है ना, बहुत सारे रूल्स है ना, तो इसलिए आप दे लगाएं ना कि इट को लगाएं। ऑर्डर के लिए नहीं आया, ये रूल्स के लिए आया। चलो, अब ये कंप्लेंट और कंप्लेन के बीच का डिफरेंस आप मेरे ख्याल से जानते हैं, एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से। दो वर्ड्स इंग्लिश में, एक है कंप्लेंट, दूसरा है कंप्लेन। पहला वर्ड है नाउन, दूसरा वर्ड है वर्ब। इसका मतलब होता है शिकायत, जिसके आगे टी लगा हुआ है वो उसका मतलब होता है शिकायत, और जिसके आगे टी हटा हुआ है उसका मतलब होता है शिकायत करना। एक वर्ब है शिकायत करना। अब जल्दी से सभी लोग इस सेंटेंस के अंदर सही वर्ड को चूज करेंगे, दोनों ही ब्लैंक्स में। खुद से करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, कराऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलो सब लोग करो, कमेंट्स में डालो पहले वाले ब्लैंक में क्या डालोगे और दूसरे वाले में क्या डालोगे, इतना ही बहुत है, कमेंट्स में पोस्ट कर देना। शिकायत और शिकायत करने को, अलग अलग वर्ड्स को सही जगह पे यूज करना है। बड़े आगे, सिंपल है ना ये तो। चलो एक बार कोशिश करो खुद से, फिर लास्ट में करवा देंगे। कह रहा है एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर हैज टू टेक द अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी INB। कह रहा है एक सक्षम अधिकारी को, जिसको अथॉरिटी मिली हुई है, एक ऐसे अधिकारी को लेना पड़ता है, हैज़ टू करना पड़ता है अप्रूवल को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट के। कह रहा है और किससे पहले? बिफोर डायरेक्टिंग द पब्लिशर और इंटरमीडियरी टू ब्लॉक द रेलिवेंट कंटेंट। इससे पहले कि वो निर्देश दे, डायरेक्ट करे, ऑर्डर करे, या तो पब्लिशर को या फिर इंटरमीडियरी को कि वो ब्लॉक कर दें रेलिवेंट कंटेंट को, वो कंटेंट जो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। तो पहले सेक्रेटरी की परमिशन आएगी, उसके बाद ही किसी वीडियो को आप हटवा पाओगे। ऑफिसर की वर्ब है हैज, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, ठीक है। सेक्रेटरी एक सरकारी मतलब पोजीशन है, तो द सेक्रेटरी लिखा हुआ है, समझ गए ना, एस बड़ा है, सरकारी पोजीशन है द सेक्रेटरी। कह रहे देयर इज एन इमरजेंसी प्रोविजन अंडर विच द सेक्रेटरी मे ऑर्डर कंटेंट ब्लॉकिंग एज एन इंटरिम मेजर। कह रहे एक इमरजेंसी प्रोविजन भी है इसमें, इमरजेंसी का रूल भी है, जिसके अंतर्गत अंडर विच जो सेक्रेटरी है ना, ये ऑर्डर कर सकता है कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए। ये कह सकता है कि कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाए, और किस तौर पे भाई? एज एन इंटरिम मेजर, एक टेम्परेरी मेजर के तौर पे, समझ गए ना, टेम्परेरी कदम के तौर पे। कह रहा है एंड देयर आफ्टर कंफर्म इट आफ्टर गेटिंग द कमिटीज व्यूज, और बाद में ये कंफर्म कर सकता है इस चीज को गेट करने के बाद, पा लेने के बाद कमिटी की व्यूज को। तो सेक्रेटरी साहब को लगे ना कि कुछ इमरजेंसी में कुछ गलत चीज़ छप गई है, कोई गलत चीज़, कोई वीडियो चल रही है, तो एक बार वो ब्लॉक करवा के फिर कमेटी से उस ऑर्डर पे बाद में साइन करवा सकते हैं, कंफर्म करवा सकते हैं उस ऑर्डर को कमेटी से, इस तरीके से। प्रोविजन की वर्ब है इस, सेक्रेटरी की वर्ब है मे ऑर्डर, सेक्रेटरी की दूसरी वर्ब है मे कंफर्म। दोनों वर्ब मे नाम की जो है मॉडल वर्ब से जुड़ी हुई है। दूसरी बार एक ही हेल्पिंग वर्ब को रिपीट नहीं किया गया, तो यहाँ पे नहीं लिखा गया। चलो, इंटरिम का मतलब है टेम्परेरी या प्रोविजनल, जो फाइनल ना हो। आर्टिकल की फुल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो ना, इस पे अगर आपको एक ऐसे भी लिखना पड़े तो आपको इतना मसाला मिल चुका है। क्या ये रूल्स हैं, सरकार की क्या ताकतें हैं। कह रहा है ऑल सच ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आर मेंट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ रिव्यू कमेटी। कह रहे ये सारे के सारे ब्लॉकिंग ऑर्डर्स हैं, ये मेंट होते हैं। मेंट का मतलब होता है इनका ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसा सपोज किया जाता है, ऐसा माना जाता है इनके लिए। क्या सपोज होते हैं कि ये एग्जामिन्ड होंगे, इनकी जांच होगी एक रिव्यू कमेटी के द्वारा। और ये कौन सी कमेटी है जी? विच ought टू मीट वंस इन 2 months, जिसको मिलना चाहिए, जिस कमेटी को बैठक करना चाहिए 2 महीने में एक बार। कह रहे बट इट इज़ नॉट नोन वेदर द पैनल मीट्स रेगुलरली। कह रहे लेकिन ये हमें नहीं पता, इट इज़ नॉट नोन कि हाँ या ना ये पैनल जो है मिलता है या नहीं मिलता रेगुलर अंतरालों पे। आगे बात समझ में? तो कमेटी बैठती है हर 2 महीने से, वो देखती है कि पिछले 2 महीनों में किसने किसकी ट्वीट और किसका जो है वीडियो ब्लॉक करवाया, फिर वो देखती है सही करवाया गलत करवाया। पर ये कमेटी बैठती है, मीटिंग करती है या नहीं करती, नोबडी नोस। ब्लॉकिंग की वर्ब है आर मेंट, विच की वर्ब है ऑट टू बी एग्जामिन्ड, यहाँ पे पैसिव वॉइस है।
ब्लॉकिंग ऑर्डर्स मेंट हैं या सपोज्ड हैं एग्जामिन किए जाने के लिए। ऑर्डर्स किसी को एग्जामिन नहीं करेंगे, ऑर्डर्स के ऊपर काम होगा, इसीलिए टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं पैसिव इन्फिनेटिव। ओट आप जानते हैं अच्छे से। देखो इंग्लिश में चाहिए के लिए 4 वर्ड्स हैं, हैज़ टू, हैव टू, मस्ट, शुड और ought। जैसे मुझे घर जाना है ना, मुझे घर जाना चाहिए, तो आई हैव टू गो, आई मस्ट गो, आई शुड गो एंड आई ought टू गो, चारों ही ठीक है। दिक्कत क्या है इनमें? दिक्कत ये है कि हैज़ टू हैव टू बताता है आपकी मजबूरी को, मस्ट बताता है किसी चीज़ की इमरजेंसी को, ये मजबूरी ये इमरजेंसी। शुड बताता है ठीक है मतलब थोड़ी बहुत ज़रूरत है। ought बताता है आपकी नैतिक जो है जिम्मेदारी को, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो चारों के अलग अलग काम है। ये क्या बताएगा? मजबूरी, ये बताएगा इमरजेंसी, ये बताएगा एक जनरल जो है ज़रूरत, और ये बताएगा आपका नैतिक दायित्व, नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब इनमें फ़र्क क्या करना है? इनके बाद नोट लगता है, लेकिन ought के बाद में जो इन्फिनेटिव आता है, ought प्लस में टू इन्फिनेटिव लगाओगे, उसमें नोट को टू से पहले लगाना है। करके दिखाऊं, कोई क्वेश्चन बना के दिखाऊं। वी ought टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ought टू फॉलो। अब मैं बोल रहा हूँ वी ought टू नॉट ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो क्या गलती हुई? ये जो नोट देख रहे हो ना, ये टू से पहले आएगा ना कि बाद में। वी ought नॉट टू ब्रेक ट्रैफिक रूल्स। चलो आगे बढ़े। ought में जो टू आएगा वो नोट से बाद में आएगा, नोट को कभी भी टू के बाद में मत फंसा के आना। आगे कह रहा है जी इफ एनी, ये तो हो गया ना रिव्यूज इफ एनी, ये वाला नहीं हुआ शायद, यहां से करना है। कह रहा द गवर्नमेंट विच डिस्क्लोजेस हाउ मनी वीडियोज इट हैज गॉट रिमूव्ड मस्ट ऑल्सो रिवील द आउटकम ऑफ सच रिव्यूज। कह रहे सरकार जो डिस्क्लोज करती है, खुलासा करती है कितनी वीडियोज, हाउ मनी वीडियोज इसने गॉट रिमूव की है, इट हैज गॉट रिमूव्ड, पॉजिटिव वर्ब लगी हुई है गेट से, ठीक है, कितनी वीडियोस को इसने हटवाया है। कह रहा है इस सरकार को ना साथ ही साथ रिवील करना चाहिए आउटकम को इन रिव्यूज़ का, जो नतीजा निकला हो इन रिव्यूज़ का, उसका आउटकम सबको बताना चाहिए। इफ़ एनी, अगर कोई भी नतीजा निकला हो। गवर्नमेंट की वर्ब है मस्ट ऑल्सो रिवील, इट की वर्ब है हैज़ गॉट, इट आया गवर्नमेंट के लिए, विच आया गवर्नमेंट के लिए, वर्ब है डिस्क्लोजेस। यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है, आज पॉजिटिव वाला नहीं करवा पाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। गॉड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। कह रहा है इंडिया रैंक्स क्वाइट हाई इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट मेक रेगुलर रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ ऑनलाइन कंटेंट। कह रहा है इंडिया बहुत ऊपर आता है, रैंक क्वाइट हाई करता है उस फहरिस्त में, उस लिस्ट में जो है उन देशों की जो बार बार रेगुलरली मेक करते हैं रिक्वेस्ट को, कोशिश जो है डिमांड को हटाए जाने के लिए, रिमूव करवाने के लिए ऑनलाइन कंटेंट को। इंडिया की वर्ब है रैंक्स। और क्या कह रहा है जी? कह रहा है देयर इज नो डाउट दैट ऑफेंसिव कंटेंट एज हेट स्पीच, इंसाइटमेंट टू वायलेंस एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी posing a challenge to the dignified use of online space ought to be removed। कह रहा है कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट। किस चीज़ का भाई? कि जो गंदा कंटेंट है, ऑफेंसिव कंटेंट है। कैसा कैसा? जैसे कि हेट स्पीच, नफरत भरी बातें, जैसे कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस, वायलेंस के लिए, हिंसा के लिए उकसाए जाने का काम, इंसाइटमेंट मतलब प्रोवोकेशन, एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये आप जानते ही हैं घिनौनी चीज़ें हैं। कह रहा है ये कोई डाउट नहीं है कि ये जो गंदा कंटेंट है इस तरह का, और वो कंटेंट जो पोज करता है एक चैलेंज को, एक चुनौती को सही इस्तेमाल के लिए, डिग्निफाइड या रिस्पेक्टफुल यूज़ के लिए ऑनलाइन स्पेस को, कह रहे ये सारा कंटेंट है ना ought टू बी रिमूव्ड, पैसिव वॉइस लगा के इस कंटेंट को हटाया जाना चाहिए। आगे बात समझ में, सेंटेंस समझ में आ रहा है ना? डाउट की वर्ब क्या है जी? इज। क्लोज किससे शुरू हुआ है? देयर से। देयर से क्लोज शुरू हुआ है तो वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आएगा, ऑलरेडी आप जानते हैं, और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी। अगर डाउट्स होता तो वर्ब इज नहीं, वर्ब लगी होती आर, ठीक है। तो देयर का ये सिस्टम हमेशा याद रखना। कंटेंट की वर्ब है ought टू बी रिमूव्ड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, ought टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पोजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को खड़ा करना, चैलेंज को खड़ा किया गया। यहाँ पे पोज नाम का वर्ड हमेशा नेगेटिव चीज़ों के साथ में यूज़ करें, चैलेंज को, रिस्क को, डेंजर को, डाउट को, एप्रीहेंशन को, क्वेश्चन को, सस्पिशन को, समझ गए ना? नेगेटिव चीज़ों को, शक को, डर को, ऐसी चीज़ों को खड़ा करने के लिए पोज नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। ये क्लोज टेस्ट में एक जो है ना ट्रिक्स आपके काम आती हैं, कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ में यूज़ होगा। डिग्निफाइड का मतलब होता है फुल ऑफ डिग्निटी, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, तो हमें रिस्पेक्टफुल यूज़ करना है ऑनलाइन स्पेस का। कह रहा है हाउएवर द पावर टू ब्लॉक ऑनलाइन कंटेंट मस्ट बी यूज्ड स्पेरिंगली। कह रहे लेकिन जो पावर है ना इस्तेमाल करने की ऑनलाइन कंटेंट को, इसको यूज़ किया जाना चाहिए इनफ्रीक्वेंटली या स्पेरिंगली, लगातार यूज़ मत करो इसको, है ना, रोज रोज। कह रहे एंड विद सेंसिटिविटी टुवर्ड्स की फ्रीडम एंड ड्यू प्रोसेस, और पूरी संवेदनशीलता के साथ ये काम होना चाहिए जो है हमारी महत्वपूर्ण आज़ादियों की,
जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, है ना। और ड्यू प्रोसेस की वो प्रोसेस जो ड्यू है, जो जरूरी है, जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। पावर की वर्ब है मस्ट बी यूज्ड, अगेन पैसिव वॉइस, स्पेरिंगली मतलब इनफ्रीक्वेंटली, नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, बाकी कुछ देखने वाला है नहीं। ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसको फॉलो किया जाना जरूरी होता है। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, ऐसे आर्टिकल द हिंदू में कम छपते हैं, फिर भी हमने इसको लिया क्योंकि हमने सारा खेल खेला है कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में। मन से आर्टिकल पढ़ा है ना, दोनों क्वेश्चंस को आंसर करोगे। सेकंड में पूछ रहा है ऑथर के हिसाब से इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर कंटेंट का जो रिमूवल है वो जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, इज नॉट जस्टिफाइड लिख लो, यहाँ पे नोट रह गया शायद। आर्टिकल पढ़ा है आपने, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आर्टिकल कहता है कि मतलब जिसका जिक्र नहीं किया आर्टिकल ने कि इसके नाम पे भी कंटेंट को हटाया जा सकता है। क्या वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, हेट स्पीच है, या पायरेटेड कंटेंट है। चलो फर्स्ट में आपसे पूछा है इनमें से कौन सी चीज़ सच है इस ऑर्डर के बारे में। ये ऑर्डर जो है इन्वोक करता है आईटी एक्ट को, सेक्शन 69A को। ये ऑर्डर ने 10 वीडियो को यूट्यूब से हटवाया है 45 चैनलों से। ये ऑर्डर बेस्ड है इंटेलिजेंस आउटपुट्स पे या इनपुट्स पे, और या फिर फर्स्ट और सी दोनों ही सही हैं। ध्यान से करना, इस क्वेश्चन को कंफ्यूज किया आपको, है ना। आंसर रखें फर्स्ट कमेंट में, इसी वीडियो के नीचे जाके देखो। थर्ड और फोर्थ में 2 एरर्स निकालनी है आपको, हिंट दे रहा हूँ, फिर खुद से ढूंढ लेना एरर्स। ठीक है, पहली एरर मिलेगी इसके आसपास और दूसरी एरर मिलेगी इसके आसपास। चलो फिफ्थ में आपसे पूछा है कंप्लेन और कंप्लेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सही वर्ड को यूज करेंगे। 5 क्वेश्चंस, पांचों के आंसर फर्स्ट कमेंट में। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले कमेंट को चेक करो और मुझे जरूर से बताना। मुलाकात होगी कल। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, राइटिंग, एसएससी, बैंकिंग, बहुत सारा नया कंटेंट आ रहा है, चीज़ें अपडेट हो रही हैं नए पैटर्न के हिसाब से, है ना। तो प्रीलिम्स, मेंस, कॉम्बो सब कुछ अवेलेबल है। आप मेहनत करने वाले बनो, ऐप को डाउनलोड करो, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। कोर्सेज को लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना है। 15 दिनों में भगवान भी आपको तैयारी नहीं करवा सकता, मेरी तो बात ही कुछ और है। तो 2-3 महीने अपने आप को जरूर से देने हैं। ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम से बात कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप अगर कोई भी क्वेरी आपकी हो। अंटिल देन साइनिंग आउट।